नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। क्या देश में राजनीति की लड़ाई अब आशावाद बनाम घोर निराशावाद के बीच है? वैश्विक चुनौतियों के बीच एक तरफ पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे, दूसरी तरफ विपक्षी नेता आर्थिक सुनामी से देश के लोगों को भयभीत करने में लगे। इन सबके बीच एक बार फिर ट्रंप ने दोस्ती का राग अलापा। तो वहीं पीएम मोदी के मित्र रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि किसी के लिए मोदी पर दबाव बनाना नुकसानदायक है। आखिर ताजा घटनाक्रम और बयानों के संकेत क्या है? मैंने क्या, क्यों संकट में खड़े विश्व की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर आकर टिकी है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ट्रंप बदल गए या उनके सॉफ्टवेयर में पुराना गाना फिर रिवाइंड हो रहा है, या ईरान की तरफ से नापे गए ट्रंप अब फॉरवर्ड देख रहे हैं? जो भी हो, लेकिन ट्रंप ने फिर से दोस्ती के तराने छेड़े। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय किरदार का अदृश्य तमगा हासिल किए बैठे ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त कहा है। तो कम में ज्यादा समझिए, बस यही 3 लाइनें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन भारत अमेरिका कूटनीति की लाइन इन तीनों लाइनों से कहीं आगे, कहीं अलग और कहीं गंभीर है। खासकर भारत के लिए अब ऐसे बयान महत्वहीन हैं। Well, we have it, and look, India for years has, and I don't blame them. I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that happened, but it happens. That was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. They sold motorbikes here too. You know what we charged them? Nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ये बात ट्रंप भी जानते हैं कि वो अब भारत के भरोसे के काबिल नहीं। बस ये बात सार्वजनिक मंच से कही नहीं गई, लेकिन कूटनीति में कुछ बातें बिना कहे भी पहुंचा दी जाती, और पीएम मोदी इसमें माहिर है। वो कह चुके हैं कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, और राष्ट्रहित से ऊपर मेरे लिए कोई हित नहीं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और भारत आज भी अपनी इसी बात पर कायम है। तो ट्रंप के लिए मोदी की तरफ से मैसेज पहले भी क्लियर था और आज भी क्लियर है कि मोदी से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मोदी भारत के हितों की अनदेखी कभी नहीं करेंगे। और इसी बात को पीएम मोदी और भारत के पुराने मित्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बार फिर दोहराया है। भारत पर अवैध टैरिफ लाद कर भी ट्रंप मोदी पर कितना दबाव बना पाए, ये दुनिया देख चुकी है। आज की तारीख तक भारत करीब 32 से ज्यादा देशों के साथ बड़ी ऐतिहासिक डील्स कर चुका है। यहां तक कि 2025-26 के दौरान भारत ने यूके, एफ्टा और ईयू के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करके एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा खड़ा किया, जिससे अमेरिकी दबाव का असर पहले की तुलना में काफी कम हुआ। तो क्या ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया?
सच ये है कि अमेरिका के लिए भारत कई वजहों से अपरिहार्य है। जैसे इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए भारत एक भरोसेमंद और शक्तिशाली पार्टनर है। भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया भारत के साथ चलने को बेताब है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और करीब 140 अरब आबादी भारत की शक्ति है। पुतिन की भाषा और भाव दोनों ही बिल्कुल सधे हैं। भारत के ऊपर दबाव बनाने का सीधा असर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसकी वजह है बीते 12 वर्षों में दुनिया के देशों के साथ पीएम मोदी के सतत संबंध और संवाद। बीते 12 वर्षों में ही भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत और भरोसेमंद आवाज के तौर पर दुनिया में उभरा है। आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन के बीच पीएम मोदी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से लेकर रूस तक मित्रता और ट्रेड दोनों पर जोर दे रहे हैं। भारत का लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष देश का कुल निर्यात $863 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछली बार के मुकाबले 4.6% ज्यादा है। दुनिया इसलिए भारत से दोस्ती को लेकर अधीर है। पिछले दिनों पीएम मोदी के मित्र और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी भारत और मोदी को लेकर यही कहा था। आज तस्वीर यह है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने और ईरान वॉर की अनिश्चितता के भंवर में फंसी है। तेल और ऊर्जा के उछले दामों ने पूरी दुनिया को महंगाई की चपेट में ले रखा है। लेकिन एक चुनौती भारत के लिए और है, भारतीय बाजार से निकलते विदेशी निवेशक। इस साल अब तक भारतीय बाजार से कुल 2.47 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। ये 2025 में निकाले गए 1.04 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। मोदी सरकार ने विदेशी निवेश लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया है। जाहिर है, छूट देने से ज्यादा विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। इससे देश के भीतर विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा और सरकार के लिए मार्केट से पैसा जुटाना आसान होगा। पीएम मोदी का फोकस भारत की इकोनॉमिक गति और भारतीयों की जिंदगी आसान बनाए रखने पर है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया हथियारों की एक बड़ी डिमांड दुनिया के कई देशों में बनी हुई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने सूरत में L&T के अत्याधुनिक आर्म्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैयार किए जा रहे आधुनिक रक्षा उपकरणों और स्वदेशी सैन्य सिस्टम का निरीक्षण भी किया। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों और भारत की तैयारियों का जिक्र भी किया। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है
कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। तो एक तरफ मोदी देश को हौसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और उसके नेता देश को डराने और भयभीत करने में लगे हैं। सवाल यह है कि क्या वास्तव में देश आर्थिक सुनामी झेलने जा रहा है? फिलहाल जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी तस्वीर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को और ज्यादा निराशा से भर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर पर एक नजर डालिए, जिसका विस्तार यह है कि ताजा जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर है। पहली तिमाही में ये 6.7% रही, दूसरी तिमाही में 8.4%, तीसरी तिमाही में 7.8% और चौथी तिमाही में 7.8%। तो क्या मुद्दा दरअसल नीयत का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और उसके नेता की सारी जुगत इस बात पर है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराए तो सत्ता के करीब पहुंचा जाए? लेकिन सच ये है कि विपक्षी बांग धड़ाम हो जाती है जब मोदी की लीडरशिप और उनके कमिटमेंट पर टिप्पणियां दुनिया जहान से आती हैं। फिलहाल तो कांग्रेसी अपने नेता के स्कूबा डाइविंग के टैलेंट से ही गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश भर से सीएम योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। वैसे तो यूपी में अभी तक 21 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अलग है। हिंदुत्व के पुरोधा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सन्यासी से सियासत के सर्वोच्च शिखर तक का सफर तय किया है। योगी आदित्यनाथ लगातार 9 साल से यूपी की सरकार ही नहीं चला रहे, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी बने। क्या यह सिलसिला आगे भी रहने वाला है? राम और राष्ट्र के आराधक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बोली जाती वहां जाओ। और किसी के माई के लाल में हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। हिंदुत्व का गाढ़ा रंग, रामराज का आदर्श और हाशिए पर धकेल दी गई बहुसंख्यक आबादी की आकांक्षाओं को फिर स्थापित करने का संकल्प। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा सन्यासी जो अग्नि में तपकर भी शीतल है, तूफान में भी स्थिर है और किसी भी उथल पुथल में अडिग है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनका जिक्र जब भी आता है, ऐसा चेहरा जहन में उभरता है जिनके लिए व्यक्तिगत जीवन में सादगी, संयम और त्याग उनके व्यक्तित्व के अंतर्निहित अंग हैं, जो सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि दायित्व के रूप में देखते हैं। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति बदलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए हैं। इस मौके पर गोरखपुर से वाराणसी और लखनऊ से अयोध्या तक जबरदस्त उत्साह रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन के साथ मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के 54वें जन्मदिन पर वाराणसी के हनुमान मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए गए। 54 किलो का केक काटकर जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले
सत्ताधारी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 54वां जन्मदिन है। मौका खास है, इसलिए वाराणसी में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, खास अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। फिलहाल वाराणसी के हरौआ स्थित 51 फीट के हनुमान प्रतिमा के नीचे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस खास मौके पर देखिए कि 54 किलो का जो ये केक है वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के सामने रखा गया है और इसको काटकर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। और इसके साथ साथ एक जो सबसे प्रमुख तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 54वें जन्मदिन पर कुल 54 जो उनकी योजनाएं हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर, उसकी जो वानगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। माननीय योगी महाराज जी के ऊपर जो है वरदांजनी हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और अभी तक उन्होंने जो जो सोचा, जो जो बड़े बड़े ठोस कदम उठाए, सब में सफल होते रहे। तो हनुमान जी की कृपा से वो हमेशा जो है प्रदेश और देश की राजनीति में वो सक्रिय रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, खुद पेड़ लगाया और देशवासियों से भी अपील की। हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। लखनऊ में एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोटी का जिक्र कर ऐसा बयान दिया जिससे उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई। योगी आदित्यनाथ ने हर घर नल योजना का जिक्र करते हुए क्या कहा, एक बार जरा खुद सुनिए। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोटी खोल करके जा रहा है उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा बोल रही है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर अब घूम गया है। हालांकि अखिलेश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके पोस्ट को सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। जाहिर है राजनीतिक पार पलटवार का दौर लंबा चलेगा और चलता भी रहा है। सीएम योगी अक्सर 2017 से पहले का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरते रहे हैं। याद करिए, 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, कहीं ना कहीं सच्चाई भी वही है। लेकिन फिर 19 मार्च 2017 की तारीख आई। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यही तारीख थी जब समाजवाद की रैपर में ढके परिवारवाद का सूरज उतरा। 2017 में समाजवादियों की सत्ता गिरी और उदय हुआ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। लेकिन तब भी संशय हजार थे, क्योंकि हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता रहे योगी के हाथों में बागडोर उस प्रदेश की थी जहां यह कहा जाता था कि माफिया और अपराधियों की तूती बोलती है। निवेशक आने से घबराते हैं और इसकी पहचान बेमारू राज्य के रूप में होती थी।
जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया, तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा। बड़े फैसले, कड़े फैसले, बड़ा विजन विदाउट कंफ्यूजन। योगी का शासन एक लफ्ज में कहें तो यही है। नतीजा ये कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, अब विकासशील राज्य बन चुका है। यहां तबाह कानून व्यवस्था थी, अब चुस्त दुरुस्त कानून का राज है। खस्ता हाल सड़कें थीं, अब शानदार सड़कों का जाल है। अस्पताल बीमार थे, अब अपडेटेड अस्पताल हैं। दंगे और अपराध थे, अब दंगाइयों अपराधियों पर सख्त एक्शन है। बेटियों की सुरक्षा पर सवाल थे और अब बेटियां सुरक्षित हैं। हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। करीब एक दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान सीएम योगी आदित्यनाथ के तय लक्ष्यों की फहरिस्त में सबसे ऊपर कानून का राज रहा है। शुरुआत से ही प्रशासनिक अमले को ताकीद कर दी गई, कानून व्यवस्था को लेकर रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरती जाए। और आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में सत्ता को अधिकार और भोग का साधन समझा जाता था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवन शैली बताती है कि शासन उनके लिए आध्यात्मिक साधन का विस्तार है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की तरक्की के तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की देश के हर राज्य में जबरदस्त डिमांड होती है। और इसकी वजह भी है। पश्चिम बंगाल को ही ले लीजिए, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार किया। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ टीएमसी पर इसी तरह से हमलावर रहे। रैलियों में खूब भीड़ उमड़ी, नतीजे आए तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ज्यादा रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 21 सीटों पर रैली और रोड शो किए, जिनमें 18 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। यानी सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 90% रहा। बंगाल से पहले बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 रैलियां की थीं, जिनमें 27 सीटें एनडीए के खाते में गईं। बिहार में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% रहा। कहने का मतलब ये कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का सिक्का चलता रहा है। और इसकी वजह है उनका व्यक्तित्व। ना तो उनकी वेशभूषा कभी बदलती है, ना ही उनके भाषण देने का अंदाज। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं, वहां के स्थानीय मुद्दे को गहराई तक पकड़कर अपनी बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी का काम करने का तरीका बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग है। योगी सख्त फैसले लेते हैं, तरक्की की रफ्तार तेज रखते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश होने के साथ विकास की दौड़ में भी आगे है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बन चुकी है जो साहसिक फैसले लेने में पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ आबादी ही नहीं, बल्कि पूरा देश सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
उधर पाकिस्तान में इन दिनों एक अलग ही चर्चा चल रही है। इधर भारत में प्रधानमंत्री मोदी पंडित नेहरू के सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो मुनीर और शहबाज के पेट में दर्द हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में अलग लेवल की कमेंट्री चल रही है। फोकस में सिर्फ यही खबर है। कोई कह रहा है कि पता नहीं मोदी कब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे भी हैं जिसने अभी से ही अगला टर्म मोदी कन्फर्म की भविष्यवाणी कर दी है। रिपोर्ट देखिए। 10 जून को पीएम मोदी एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जितनी चर्चा इस खबर की भारत के साथ साथ दुनिया भर में है, उससे ज्यादा पाकिस्तान परेशान है। मुनीर शहबाज को बेचैनी खाए जा रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जनता के मैंडेट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि कोई भी सरकार अपना एक टेन्योर तक पूरा नहीं कर पाती। चाहे नवाज शरीफ की सरकार हो या फिर इमरान खान की हो या फिर मौजूदा शहबाज की सरकार हो। दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें कैसे चुनी जाती हैं और कैसे चलाई जाती हैं। दूसरी तरफ पंडित नेहरू के 4,398 दिनों के मुकाबले मोदी 10 जून को 4,399 दिन तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा कर लेंगे और ये अनोखा मुकाम हासिल कर लेंगे। देश दुनिया में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से मुनीर के पिछलग्गुओं को देखिए कितना दर्द हो रहा है। मुनीर के फैंस को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही। होगी भी कैसे, जहां मोदी चाहे गुजरात के सीएम रहे हो या फिर 12 सालों से देश के पीएम हैं। बावजूद इसके ना कोई संपत्ति जमा की, ना कोई शान और शौकत के लिए गाड़ी बंगला अपने नाम किया। जबकि पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड ही रहा है कि जिसे भी कुर्सी मिली उसने अवाम को लूटकर अपनी जेबें भरी हैं। अवाम अपने हुक्मरान को मोदी से सीख लेने की नसीहत दे रही है। शहबाज और मुनीर को आईना दिखा रही है। दुनिया के सामने इसकी सच्चाई बयां कर रही है कि कैसे पाकिस्तान में वोट तो अवाम डालती है, लेकिन सरकारें कौन डिसाइड करता है ये सब जानते हैं। पहले भी पाकिस्तान में ऐसे बयान वायरल हो चुके हैं जिसमें अवाम की डिमांड मोदी है। उनकी भी हसरत है कि उनके मुल्क को भी कोई नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए जो उनकी किस्मत को बदल दे।